ने शो चलते शो में उनने एकदम अंदर दिखा तो उनको मेरी नज़र उनसे मिल गई। उनने गाना रोक दिया। अब उन्होंने बोल दिया कि मैं आकाश जी और विजय जी को स्टेज पे बुलाना चाह रहा हूँ। वी वर शॉक्ड। ए आर रहमान साहब भी रात में ही रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली दिन में सोते ही होंगे। तो अब ये किसी को पता नहीं ए आर रहमान उसके अलावा क्या करते हैं। इनके अकाउंट में था 5 रुपए और मेरे अकाउंट में था 4 रुपए, और इनका जो शब्द था वो मुझे जीवन भर याद रहेगा कि विजय 9 रुपए है, अपन अमीर है। फिर एक समय के बाद हम लोगों को फोन आया द 18 से। मेरी एक दोस्त थी, एक काइंड ऑफ अटैचमेंट मुझे उससे हुआ। उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। अगले दिन पापा को फोन किया कि मुझे पिस्टल का लाइसेंस चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है मुझे। पापा ने बोला जब तक ये रो ना दे तब तक इसको मारिएगा। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे 28 बेल्ट मारे थे। आगे अब रास्ता दिख नहीं रहा है तो क्या किया जाए, पीछे जाऊं या। तो हम रात को 12:30 बजे वहाँ से निकले और फुल ब्लैकआउट। बहुत बहुत स्वागत है विजय और आकाश जी। कैसे आपको सूझा कि म्यूज़िक को हमको फॉलो करना चाहिए या म्यूज़िक की तरफ हमको बढ़ना चाहिए? आपको कोई एक फॉर्मल बैकग्राउंड रहा है क्या एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन में, और फिर आप वहाँ से स्विच हुए, या पहले से आप म्यूज़िक को लेके चल रहे थे ज़िंदगी के लिए? मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्टडिंग की अग्रवाल पब्लिक स्कूल से, एंड आई वाज इन बोर्डिंग। और बोर्डिंग में ये होता है कि जो बच्चा होता है पढ़ाई से ज़्यादा वो एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उन पे ज़्यादा फोकस करता है। मैं ड्रम्स प्ले करता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी एक दोस्त थी, वो सिंगर थी, तो एक काइंड ऑफ अटैचमेंट मुझे उससे हुआ व्हेन आई वाज इन क्लास 7th ओनली। बहुत छोटा था मैं, तो मुझे लगा कि नहीं यार, वो वोकल्स वाले रूम में रहती है और मैं इधर ड्रमिंग वाले रूम में रहता हूँ। मुझे उस रूम में जाने के लिए गाना सीखना पड़ेगा। गाना सीखना जरूरी हाँ, है। मैंने सोचा कि नाउ आई विल स्किप ड्रम्स और मैं वोकलिस्ट बनूंगा। तो मेरे जो इंस्ट्रूमेंटल टीचर थे, क्योंकि मैं अकेला ड्रमर था उस समय, तो उनको ये डर था कि मेरी टीम से ड्रमर जो है वोकलिस्ट चला जाएगा। तो मेरे पास, क्या उम्र थी आपकी उस समय? आई वाज इन क्लास 7th ओनली। हाँ, ओके। और तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। गुस्से में थे वो कि तेरी लड़की जैसी आवाज़ है, ये स्टेटमेंट था, और तू क्या गाएगा? ओके। देखो इतना अच्छा ड्रम्स तू बजा रहा है तो तू ड्रम्स बजा, गाना तुझसे नहीं हो पाएगा। और लिटरली मैंने उस दिन सोच लिया था कि मुझे गाना गाना है। वो थॉट नहीं था कि मेरी दोस्त है उधर, मुझे ये था कि नहीं, अब मैं गाना गा के, अब वो दोस्त से एक सेल्फ एस्टीम पे बात आ गई थी कि अब मैं गाना गा के दिखाऊंगा। और टच वुड, अच्छी बात ये रही जो मेरे वोकल टीचर थे वो गौतम सर से सीखते थे। ओके। तो वो जो गुरुकुल में सीखते थे वो मुझे हॉस्टल में आके सिखाते थे। वो एक्स्ट्रा 2 घंटे आपके साथ स्पेंड करते थे। कि विजय तूने अगर स्टेप उठाई है तो मैं तुझे सिखाऊंगा। और वो जो भी राग सीखते थे वो मुझे आके सिखाते थे। और ऐसे करते 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 मुझे एक समय ऐसा भी आया था कि जब जो मेरी दोस्त गाना गाती थी वो लिटरली मुझे बैठ के अलंकार सिखाती थी। कि होता है ना कि वो पहले से सिंगर थी, तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि आप ये गा लो। तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। मैंने जहाँ से मुझे लगा मैंने वो वोकल्स के लिए ट्राई किया, और धीरे 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 मुझे एक राह मिली। मैं संगीत गुरुकुल गया, और वहाँ से फिर मेरा ध्यान आज तक पढ़ाई पे गया ही नहीं कि मैंने क्या किया है, क्या करना है और क्या करना चाहिए। जो है वो म्यूज़िक है, क्योंकि एक अच्छा गुरु मिलना और एक अच्छा डायरेक्शन दिखाने वाले जो मुझे गुरु मिले हैं, तो उसके लिए तो मैं कुछ शब्द कह ही नहीं पाऊँगा। वहीं से हमारी जो म्यूज़िक की जर्नी है वो मेरी स्टार्ट हुई है। तो ये छोटी सी स्टोरी है जो मुझे म्यूज़िक के अंदर लेके आई है। और आपको एक संगीत की राह वहाँ से। जी, और अच्छी बात यह है कि जो मेरी दोस्त थी वो आज अपने सेक्टर में, वो सिंगर नहीं है, शी इज़ नॉट अ सिंगर, वो कुछ अलग फील्ड में काम कर रही है, और मैं सिंगिंग फील्ड में, आप मूव हो गए। मैं मूव हो गया। आपका कैसा बैकग्राउंड रहा? जैसे विजय ने बोला ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक अच्छा गुरु, तो जैसे हम लोग कभी भी बैठते हैं ना तो हम लोग यही बात करते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, कैसा म्यूजिक चल रहा है, तो हम लोग यही कहते हैं कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग को इतने अच्छे गुरु मिले जिनने हम लोग को इतना अच्छा डायरेक्ट किया। आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? स्टार्ट हुआ बेसिकली मैं खुरई से। ओके। तो मैं यहाँ पे आया था यूपीएससी करने के लिए, हाँ हाँ। यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बट उस टाइम पे मैं हॉस्टल में था,
तो आई यूज टू प्ले गिटार, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत आता था प्ले करना। तो हॉस्टल में सब शाम में सब दोस्त यार बैठते थे, गाना आने गाते थे। हाँ भाई, हाँ। तो उसमें फिर कुछ लोग बोलते थे कि भाई तू बढ़िया गाता है, ये अच्छा मतलब प्ले भी गाता है, तो तेरे को सीखना चाहिए। मेरे को लगा हाँ सीखना तो चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे एक्सप्लोर करना शुरू किया। इंदौर में 3-4 म्यूजिक क्लासेस, स्कूल्स देखे, ये सब देखा। एंड एक दिन ना आई वॉज रोमिंग इन गीता भवन ऐसे, तो देयर आर सम बोर्ड के संगीत गुरुकुल म्यूजिक स्कूल। एंड आई जस्ट थॉट, मतलब उस टाइम मेरे को भी नहीं पता कि क्या था दिमाग में, मैंने चलो चलते हैं। मैं गया, विजिट करके तो देखते हाँ, हैं क्या है। मैं गया, मेरे को जाते ही मेरे को बस वो पसंद आ गया और मैंने सब एनरोलमेंट करके सब कुछ करके डन। एंड फ्रॉम देयर आज बस म्यूजिक ही म्यूजिक। अमेजिंग अमेजिंग। तो ये जैसे आपने बताया, तो आपकी पैदाइश कहाँ की है? आई एम फ्रॉम आस्टा। आस्था, ओके। और आप हैं? मैं खुरई। ओके, तो आप दोनों एक डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर से आते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड से, बिल्कुल। मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो हम लोग किसान बैकग्राउंड से, मैं फार्मिंग, मेरे पापा जो है वो फार्मर है और मिल्क प्रोडक्शन का हम लोगों का काम है जी। और ये जो है ये गवर्नमेंट जो सेक्टर होता है, हाँ, उस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। यस। तो पर वो कहीं से कहीं तक बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है कि म्यूजिक चलता हुआ है। हाँ हाँ, मेरे मामा हैं जो भजन गाते हैं, काफ़ी अच्छा, उनने भी आज अपना नाम कमा लिया। बट मुझे ऐसा कोई वो पुश नहीं मिला कि मुझे म्यूज़िक करना है। जो मिला वो गुरुकुल से मिला। और आज भी जो सपोर्ट सर मैम हम लोगों को करते हैं, आज कहीं भी फ़ोन आता है कि सर वी नीड योर इंटरव्यू, तो सर बोलते हैं मेरा इंटरव्यू मत लीजिए, मेरे कुछ बच्चे हैं उनका इंटरव्यू लीजिए, मुझे आप जानते हैं आप उनको जानिए। तो ये जो नेचर सर का हमारे प्रति हमेशा से रहा है, उसने हम लोगों को पुश किया कि नहीं कुछ नया करना चाहिए। तो इनिशियल डेज में आपने कैसे शुरुआत करी? अगर क्लासिकल की बात करें तो सच बताऊं तो एक ही अलंकार को महीनों तक प्रैक्टिस करना इस जनरेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो होता है ना कि दिमाग घूमता है, यार ठीक है गा लिया, अब थोड़ा कुछ और कर लेते हैं। पर अगर गला बनाना है तो आपको मिनिमम टू मिनिमम एक सिटिंग में एक आर, तो आपको अभी की स्थिति में, पहले के लोग तो 8-9 घंटे एक ही सिटिंग में रियाज करते थे, एक सिटिंग में? पर मैं अभी की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूँ कि 1 घंटा तो मन लगा के कंसंट्रेशन से आपको रियाज करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए कि आपको बैठे रहना है। क्यों आज क्या होता है कि इंस्टाग्राम, हर 2 मिनट में इंस्टाग्राम खोलने की आदत है हर किसी को, कि कुछ हुआ नहीं फ़ोन खोला इंस्टाग्राम इसको, और वो जब एक रील स्टार्ट होती है ना, कब 15 रील निकल जाती है हमें भी नहीं पता चलता टाइम। तो वो जो ब्रेक होता है रियाज में, वो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हम लोगों के लिए होता है। और फिर धीरे 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 सबसे अच्छी बात है कि हमें जो सीनियर्स मिले गुरुकुल में, वो भी बहुत सपोर्टिव मिले। कि आज स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था, आज भी लगता है सर से डर, कि कुछ वो है तो कैसे सर से पूछें। तो एक बीच में ब्रिज होता था हमारे पास, जो हमारे सीनियर्स होते थे, हम लोग उनसे पूछते थे। बहुत अच्छा, बहुत नामी बैंड है धैवत बैंड, जो गुरुकुल का फर्स्ट बैंड जी। आज सारे आर्टिस्ट कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट हम लोगों को बहुत मिला कि भाई तुम लोगों को ये करना चाहिए, अच्छा ये गाना है इसको ऐसा गा के देखो, वैसे करो। तो हम लोग फिर, मतलब हम लोगों को पीछे देखना नहीं पड़ा कि हम लोग आगे जाएंगे तो हमको डीमेरिट्स क्या मिलेंगे। सही बात। वो सारा उन लोगों ने क्लियर करके रखा था कि तुम लोग जाते जाओ, रास्ते हम बना रहे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हम लोगों को मिली। और सबसे अच्छी बात होती थी, सर जब रियाज करने बैठते थे तो सर पर्सनली फ़ोन कर देते थे कि सर खुद का जब रियाज करने बैठते थे तो सर हम लोगों को बुला लेते थे, सुनो और साथ में रियाज करो, क्योंकि सर को पता है कि ये लोग मक्कार हैं, ये लोग घर पे जो बोलते हैं ना कि ये रियाज कर लेंगे सर हम लोग, वो नहीं होता था। दोस्त का फ़ोन आ गया, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। तो सर जब सर रियाज करने बैठते थे तब हमको बुला लेते थे कि मैं रियाज करने बैठ रहा हूँ तो आप लोग भी आ जाइए। सुबह सुबह के टाइम पे सर रियाज करने, मतलब फिक्स है 9:30-10 बजे सर अपना रियाज करने बैठते हैं। तो उस समय जो बच्चा रियाज करना चाहता है और जो पता करना चाहता है कि रियाज किया कैसे जाता है, वो वहाँ के बैठ सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं, गुरुकुल सुबह से लेकर शाम तक सभी बच्चों के लिए खुला रहता है। जो रियाज, ऐसा नहीं कि 1 घंटे की क्लास का आप पे कर रहे हो तो 1 घंटे आ सकते हो, दिन भर आप कभी भी आ सकते हो और दिन भर भी रह सकते हो। हम लोग सुबह 9 से रात की 9 बजे तक गुरुकुल में ही रहते थे रियाज। और ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक सीखा है,
जितने भी एक नॉर्मल व्यक्ति को काम आना चाहिए, इवन बैंकिंग के काम, कैसे लोगों से बात करनी है, अगर कोई बंदा आया है उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको होस्ट करना है। आज हम लोग आईएमएफ करते हैं, तो आईएमएफ में कोई इवेंट कंपनी नहीं होती है, पर वो जो इवेंट है वो उस लेवल का है, वहाँ पे एक इवेंट कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। पर क्योंकि गुरुकुल के बच्चों को इतना ट्रेन कर दिया है मैम ने कि वो बच्चे जो है वो एक इवेंट प्लानर से अच्छा काम करके निकल जाते हैं। हर बच्चे की ड्यूटी फिक्स होती है कि आपको ये ड्यूटी है आपकी, आपको इस आर्टिस्ट को यहाँ से पिकअप करना है, वहाँ पहुँचना है। तो वो एक अलग ही मतलब मैं बता भी नहीं सकता कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है वहाँ से। तो संगीत आप लोग करते हैं, आकाश आप बताइए कि ये इसमें करियर अगर बनाना आपने सोचा है कि भाई मेरा करियर बनेगा इसमें, तो शुरुआत में तो ये सोच होती नहीं है क्योंकि हम सीखने के मोड में होते हैं कि भाई उसमें करियर बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, क्योंकि अभी तो पहले सीखना ज़रूरी होता है। तो संगीत में आगे अनसर्टेनिटी है, होगा नहीं होगा, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं होगा, तो ये इस उलझन को कैसे आप सॉल्व करते हैं? आपने जैसे बोला संगीत के अलावा भी कोई भी आर्ट फॉर्म हो या कुछ भी, अगर आप उसमें ना अपना मतलब पूरा 100% दे रहे हो है ना, और आप बहुत ट्रू हो अपनी चीज़ के लिए, अपने ऑनेस्ट हो बहुत आर्ट के लिए अपने, तो आपको ना रास्ते दिखते जाते हैं। हम लोग के साथ भी यही हुआ था। हम लोग ऐसा कुछ कोई सीन नहीं था कि बैंड बनेगा या कुछ होगा। जैसे बेसिकली बैंड जब बना तो उसकी भी ना बहुत अच्छी स्टोरी है कि हम लोग ना एज एन आर्टिस्ट जाते थे लोगों के साथ परफॉर्म करने किसी और बैंड में, हाँ और बैंड हाँ सर मतलब ये एज एन गिटारिस्ट आते थे और मैं एज एन ड्रमर वहाँ पहुँचता था। यस, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं था पहले कि हम लोग एक दूसरे को जानते थे क्या। मतलब ऐसा होता था शाम को हम लोग मिले तो अरे विजय भाई, अरे आकाश भैया, ऐसे मिलते हम लोग। और ये पता था कि हम लोग एक ही जगह पे म्यूजिक सीखते हैं, ये पता था। ओके फिर धीरे धीरे हम लोग मिले, बातचीत हुई, फिर हम लोग को सर ने गाइड किया। ओके, आपको बनाना चाहिए, बैंड करना चाहिए। सर ने नोटिस किया कि ये वेस्टर्न थोड़ा ज़्यादा गाते हैं और मेरा जो टोन है वो फोक टोन है, तो सर के दिमाग में आया क्यों ना एक वेस्टर्न और फोक का फ्यूजन बैंड बनाया जाए। वो है ही नहीं इंदौर में। ओके, और जैसे दहवत बैंड है, तो दहवत बैंड इंडी म्यूजिक परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा ही कुछ एक अलग जॉनर सर लेके आए कि आपको गाना चाहिए। और जो उड़न खटोला बैंड जो फॉर्म हुआ है, जो नाम है, वो फोक को ही मेन मोटिव रखते हुए। नाम कैसे इजाद किया आपने उड़न खटोला? मतलब सुनते ही ऐसे मतलब लगता नहीं है कि बैंड का नाम है, पर जब देखते हैं कि बैंड का नाम है तो ऐसा लगता है कि हाँ, नाम तो एकदम अलग है। मतलब क्योंकि हम लोग फोक पे काम कर रहे हैं, लोक गीतों पे काम कर रहे हैं, तो लोकगीत का ऐसा सीन है कि वो सिर्फ एक लोकगीत नहीं होता है। हर स्टेट का हर 15-20 किलोमीटर पे अपना लोकगीत है। आज हम बात करें मालवी लोकगीत है। निमाड़ में जाएंगे आप ओमकारेश्वर साइड तो निमाड़ी लोकगीत है। सेम राजस्थानी जो लोकगीत है वो अलग होते हैं, गुजराती लोकगीत अलग होते हैं, आसामी अलग होते हैं, कश्मीरी अलग होते हैं। तो हम लोगों ने जो सोचा था कि हमारा जो म्यूज़िक है उसके थ्रू हम लोग उड़ाना चाहते हैं लोगों को, कि हर स्टेट का एसेंस आपको, हमारे जो 2-2.5 घंटे का शो होगा उसमें आपको इंडिया का एक जो भ्रमण होता है वो हम लोगों का मोटिव है। ओके, मैं थोड़ा जब रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था आप दोनों के बारे में, बैंड के बारे में, उड़न खटोला के बारे में, तो मुझे ये भी पढ़ने को मिला कि आपने कुछ दिग्गज लोगों के साथ भी परफॉर्म किया हुआ है। उसके बारे में बताएं कि वो दिग्गज लोग कौन थे, उनके साथ परफॉर्म करना कैसा क्या रहा? ये जो है बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोग गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, हर पॉइंट में गुरुकुल तो आना ही है, क्योंकि हम लोगों का जो एक स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है उसमें जो बेस मॉडल है वो सर, मैम और गुरुकुल है। संगीत गुरुकुल इज अ ब्लेसिंग फॉर बेसिकली। तो आईएमएफ होता है। अब क्योंकि सर के कनेक्शन, सर का जो पूरा, सर ने अपनी पहचान बना के रखी है, वो काफ़ी दिग्गजों से सर की डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट बातचीत है। अगर मैं बात करूं, विश्व मोहन भट्ट जी ग्रैमी अवार्ड विनर है। वो जब भी इंदौर आते हैं वो पर्सनली गुरुकुल में वर्कशॉप लेते हैं गुरुकुल के बच्चों के लिए। और मतलब लोगों का सपना होता है कि सिर्फ उनको देख लें। ऐसे दिग्गजों से हम लोग पर्सनली रूबरू हुए और उनने कुछ लेसन्स भी दिए हमको। कुछ ऐसी कंपोजिशन है जो उनने बना के रखी है, उनने हम लोगों को दिए कि आप इसमें शब्द डालिए और अपना बना लीजिए। सेम एक और बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ कि पद्मश्री अनवर खान जी हैं, मांगनियार है वो कम्युनिटी से, तो उनको इनवाइट किया था इंदौर म्यूज़िक फेस्टिवल में।
अब क्योंकि हम लोग फोक गाते हैं तो हमारी ड्यूटी लगी थी कि उनको पिकअप करने से लेकर उनको ड्रॉप करने तक उनको जो भी ज़रूरत लगेगी ये उड़न खटोला बैंड संभाले। तो क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ तो मेरी आदत है कि मेरे अगर ड्यूटी लगी है तो उस इंसान को एक जरा सी भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। मतलब उनने रात को 3 बजे मुझे बोला कि विजय इंदौर में चाय कहाँ मिलेगी। मुझे कहीं चाय नहीं मिली, मैं रेलवे स्टेशन में घुस के और उनके लिए चाय लेके आया। तो उनसे एक ऐसा कनेक्शन मेरा बन गया। अब उनने रात को वो लोग लैंड किए थे इंदौर, आते ही वो लोग प्रैक्टिस पे बैठ गए। तो मैं भी शौक था कि यार एकदम इतने थके हुए आए हैं और ये लोग, और एज भी कोई ऐसा नहीं है कि 40-50 साल, वो लोग 75-80 अबव थे। तो उनने बोला आप भी गाते हैं? मैंने बोला हाँ मैं गाता हूँ। तो मुझे बिठाया उनने, क्या सुनाएंगे आप? वो सस्पेंस वाला वो टाइम होता है एकदम, और वो एकदम दिग्गज है। ब्लैकआउट होने वाला सीन होता है। मैं लिटरली मैं कांप रहा था मैं कि मैं क्या सुनाऊंगा और इनको। वो अगला सवाल टेंशन भरा होता है कि अब ये नहीं बोल दे कि नहीं, उनने गा बोल के दिया दिखाओ कि बेटा। आप गा के दिखाइए, क्योंकि मैं फोक गाता हूँ तो मुझे फोक ही सुनाना पड़ेगा और वो भी फोक आर्टिस्ट है। तो राजस्थान का एक बहुत ही अच्छा गाना है झिरमिर बरसे मेघ, मैंने वो उनको सुनाया। और उस समय ये कहीं बाहर थे मैनेजमेंट के उसमें, तो मैंने उनको सुनाया और उनको काफ़ी पसंद आया। तो उनने पूछा अच्छा आपका कोई ग्रुप है? मैंने बोला हाँ हमारा ग्रुप है उड़न खटोला करके, हम लोग राजस्थानी फोक और ये सब हम लोग बहुत परफॉर्म करते हैं, कल आप स्टेज पे हमारे साथ गा रहे हैं। गाने उनको बुलाया है इतने बड़े स्टेज पे, और हम लोग बैक स्टेज ही थे, ड्यूटी थी हम लोगों की। उनने शो चलते शो में उनने एकदम अंदर देखा तो उनको मेरी नज़र उनसे मिल गई, उनने गाना रोक दिया। अब उनने बोल दिया कि मैं आकाश जी और विजय जी को स्टेज पे बुलाना चाह रहा हूँ। वी वर शॉक। एकदम शॉक्ड हो गए और ऑडियंस में से तालियां बजने चालू हो गई, क्योंकि गुरुकुल के बच्चे भी बैठे थे। और उनने देखा कि इसको झिरमिर आता है तो उनने वही गाना स्टार्ट किया। और पता नहीं इतना इतना मतलब नाम कमाने के बाद भी वो लोग इतना डाउन रहते हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आया कि आजकल क्या होता है कि थोड़ा कुछ किया और एकदम सी, हाँ बस इतने में तो ऐसा हो जाता है कि नहीं यार। और वो लोग जिस लेवल पे म्यूजिक कर रहे हैं हम लोग कुछ नहीं है, पर उतना कुछ करने के बाद भी वो लोग आज लोगों से ऐसे कि यार लगता नहीं कि वो इतने बड़े लोग हैं, पर उनका म्यूजिक बोलता है, काम जो है वो नो डाउट। एक पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जर्नी उतनी आपने ट्रैवल करी है तो आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो एक पीरियड, इतने जो दिग्गज होते हैं वो ट्रैवल कर लेते हैं शायद, तो उस कारण से वो एक ऑटोमेटिकली जो एक जेस्चर, एक जो डाउन टू अर्थ एटीट्यूड आप बता रहे थे कि भाई होता है, तो शायद मेरे ख्याल से वो एक समय के साथ ही आता है किसी इंसान के अंदर। सेइंग कि जो मतलब जो स्क्रैच से शुरू करता है ना इंसान, वो हमेशा ग्राउंडेड ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। और अच्छी बात ये हुई कि उनने इतना सब सुनने के बाद हम दोनों को इनवाइट किया है कि आप लोग जैसलमेर आइए, हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाइए, और आप जो कल्चर आप हमारा आगे तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं उसको वहाँ और पक्का कीजिए। और सीधी सी बात उन्होंने बोला कि आप रहने की दिक्कत है आप मेरे घर रहिएगा। तो इससे ज़्यादा और क्या ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से। तो आप जैसे आपने बताया आप मालवी से हैं और आप बुंदेलखंडी हैं, तो गाने में हैं, आपके संगीत में हैं, तो आप दोनों प्ले भी करते हैं और गाते भी हैं। ये जो है गिटार प्ले करके गाते हैं, और मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रैवल कहोन बोलते हैं, मैं आज साथ में लेके नहीं आया हूँ। ट्रैवल कहोन, हाँ हाँ, ट्रैवल कहोन, जो कहोन बॉक्स होता है उसी का एक कंपनी हाइप स्ट्रिंग बहुत अच्छा अभी मार्केट में काम कर रही है। तो उन्हीं ने मुझे गिफ्ट किया वो कि आप ये, क्योंकि वो अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुई है कंपनी, और प्रमोशनल बेसिस पे उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किया, और वो भी मेरी पहचान हो गई। मैं टांगता हूँ उसको और उसको ऐसे प्ले करके मैं गाता हूँ, और भैया गिटार प्ले, मतलब हम लोग 4 लोगों का काम हम दोनों काम करके निकल जाते थे। लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आवर इनिशियल्स हम लोग यही करते थे। हम 2 लोग जैसे हम लोग ना ट्रैवल शोज भी किए हैं। हाँ, हम लोग क्या करते थे, कहीं भी घूमने गए हम लोग वो दोनों इंस्ट्रूमेंट कैरी करते थे। हाँ, कोई शर्म नहीं, हम लोग रोड पे खड़े हो जाते थे। और जैसे नाथ द्वारा हम लोगों का बहुत जाना होता है श्रीनाथ जी की नगरी में, तो वहाँ हम लोग रोड पे खड़े हुए, हमने जो
हरे कृष्ण हरे राम वाला जो अपना मंत्र है वो गाना स्टार्ट किया, लोगों की भीड़ लग गई, लोग वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, और वो वीडियो इतनी वायरल हुई है कि वी वर लाइक 400 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम विद इन अ वीक और 4,000 फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे हुए। का इम्पैक्ट, हाँ। अच्छे म्यूजिक का हाँ। इम्पैक्ट। और उस बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, क्योंकि हम लोगों ने उस जगह पे जाकर दमादम मस्त कलंदर गा दिया था, जो लोगों को लगा कि वो मोमेडियन गाना है, बट इट इज़ नॉट। वो एक सिंधी फोक गीत है, सिंधी का जो लोकगीत है वो है वो, और वो सिंध के जो राजा है कलंदर, मस्त कलंदर, उनके ऊपर बनाया गया है कि दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। तो लोगों को लगता है कि जहाँ अली आ गया वहाँ वो चीज़ें बदल जाती। तो लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सीज की, पर कंट्रोवर्सी के चक्कर में हमारे फॉलोअर्स बढ़ गए, बहुत सारे पेजेस ने डाली वो वीडियोस, तो ऐसे चलता रहा काम। और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आकाश भैया आपको बताएंगे कि शोज़ कैसे स्टार्ट किए हमने। बहुत ही मतलब मैं क्या बताना चाहूँगा, ये पूरी मतलब तो कहानियों का ही हाँ। दौर है। लाइक हम लोग का कोविड के बाद की बात है बस। तब मतलब बैंड बना था और उसके जस्ट 8 या 10 महीने बाद कोविड लगी। कोविड, हाँ, उसके बाद सब मतलब हम लोग भी ऐसे ब्लॉक थे कि क्या करें क्या नहीं करें, तो वी स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑन लाइक सोशल मीडिया, वो सब किया, बट इतना मतलब वो नहीं हो रहा था। बट फिर भी डिसाइडेड कि शोज करेंगे। तो एक दिन वी डिसाइडेड कि यार चलो आप शोज के लिए पर कैसे करें, क्या अप्रोच रखेंगे, क्या किससे क्या बात करेंगे, क्योंकि हम लोग न्यू भी थे, हम लोग कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे और मार्केट में कोई पहचानता नहीं था। हाँ, कोई पहचान नहीं। एक दिन ऐसे विजय बोलता है कि अपन चलेंगे भैया, चलते हैं। मैंने ठीक है। तो मैंने गिटार उठाया, विजय के पास बुलेट थी, हम दोनों बुलेट पे निकल गए, और इंदौर में सारे क्लब्स और सारे जितने भी होटल, जितने भी वेन्यूज हम लोगों ने लिस्ट बनाई कि अपन एक रूट बनाया हमने हाँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, और ऐसा घूम के पूरा सबको। और हम लोगों ने गिटार इसलिए उठाया था कि अगर लोगों को विश्वास ना हो तो हम लोग हैंड टू हैंड एक गाना भी सुना देंगे। हाँ तो हाँ। और ये बात कैसे स्टार्ट हुई कि हम लोग दोनों का ऐसा रहता था कि जो भी अकाउंट में पैसा है हम लोगों के लिए अलग नहीं है वो। आज अगर इनको कुछ करना है ना तो मैं कभी भी स्कैन कर दूंगा, ये स्कैन कर देंगे, ऐसा टचवुड बाउंडेशन है। तो इनके अकाउंट में था 5 रुपए और मेरे अकाउंट में था 4 रुपए, और इनका जो शब्द था वो मुझे जीवन भर याद रहेगा कि विजय 9 रुपए हैं, अपन अमीर है। ये इनकी लाइन थी, गजब का कॉन्फिडेंस। सच में। और उस समय बुलेट थी और उसमें पेट्रोल भराने के पैसे नहीं थे हमारे पास, सच में भी। और घर से खर्चा जो मिलता था वो हम लोग जोमेटो पे कुर्बान कर देते थे। हाँ, हम लोग इनके चक्कर में मैं भी बहुत फूडी हो गया। मतलब जोमेटो से इनके पास मैसेज ऐसे आने लगे कि आप अलाइव हैं, आप ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं। 3-4 दिन अगर नहीं किया कुछ तो इधर मैसेज आने लग जाते थे। तो इनने बोला भाई अपने पास अभी हैं पैसे तो चल अपने को शोज मिलेंगे। सारे वेन्यूज पे गए, सभी ने मना कर दिया हमको कि अभी तो सारी डेट्स हम लोगों ने दे रखी है आर्टिस्ट लोगों को आपको। और आज भी आर्टिस्ट लोगों की ये हालत है, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है अगर वो शोज मांगने जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि हमने आगे के 3 महीने तक आर्टिस्ट बुक कर रखे हैं, अभी उसके बाद आपसे बात करेंगे। जैसे हम लोग से भी लोग मतलब जैसे जो जूनियर्स हैं या कोई पूछते कि शोज के लिए क्या करें, तो हम लोग भी ब्लैंक रहते कि कैसे बताएं इनको। कैसे बताएं कि शोज कैसे मिलेंगे। कोई एक फिक्स मेथड नहीं है उसका। हाँ। एग्जैक्टली। और सभी ने बोला कि आप इतने दिन बाद आइएगा, उतने दिन बाद आइएगा। हम लोग उस जो डेट उन लोगों ने बोला उस डेट पे वापस जाते थे हम लोग कि कुछ हुआ क्या, शो मिल पाएंगे क्या। आप एक शो फ्री में करवा के देख लीजिए, अगर आपको मज़ा नहीं आता है तो आप मत दीजिएगा शो। फिर एकिडना करके एक जगह है इंदौर में, उन्होंने बोला आपको पहले शो का मैं 500 रुपये पे करूँगा और आपको शो करना हो। हमने कहा ठीक है। तो आप First मान गए 500 रुपए में। हम फ्री में करने को तैयार थे हम लोग। जस्ट वी एक वो चाबी चालू करना थी हम लोगों को गाड़ी की, कि एक बार गाड़ी चालू हो गई एक बार एक हाँ, स्टेज पे हाँ। कर लें। तो शो किया, फर्स्ट शो। और वहाँ ऐसा कोई स्टेज वगैरह कुछ नहीं था, 2 माइक से, वो भी ब्लूटूथ कनेक्टेड माइक से। उसी पे हम लोगों ने शो किया और पब्लिक झूम उठी, पता नहीं कैसे, और हमें भी नहीं पता। और वहाँ के पूरे शो की हम लोगों ने वीडियोस बना ली, और वो वीडियोस एक ही ड्रेस में रोज़ एक वीडियो में रील पोस्ट करता था, क्योंकि अगर कहीं भी अप्रोच करना है तो बोलेंगे आपकी प्रोफाइल बताइए। हाँ,
हर जगह गा के दिखाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम वही वीडियोज़ एकिडना की जो थी वो बेचते थे। तो किसी को पसंद आती थी, किसी को नहीं आती थी। फिर एक समय के बाद हम लोगों को फ़ोन आया द 18 से। ऐसा कहा जाता है कि जो आर्टिस्ट द 18 में प्ले कर रहा है ना, उसको इंदौर का कोई क्लब, कोई जगह मना नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ही क्रीम क्राउड आता है वहाँ पे, और वो बहुत सिलेक्टिव आर्टिस्ट को वहाँ जगह मिलती है, मौका मिलता है। और वहाँ फर्स्ट शो किया, उसके बाद से आज तक 3 साढ़े 3 साल हो गए, कंटिन्यू वेडनेसडे हम लोग वहीं प्ले करते हैं। हाँ, रेगुलर वेडनेसडेज हम लोग वहीं रहते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी शोज आता है तो हम वेडनेसडे का रहे तो नहीं, था 18 पे फिक्स है। पहले जब आप कैलेंडर जहाँ के देख रहे थे कि कुछ मिले, हाँ हाँ, हाँ, अब वो कैलेंडर आपके लिए बुक्ड है पूरा। हाँ। तो ये एक जर्नी थी हम लोग को। स्टार्ट कैसे किया हम लोगों ने शोज, फिर धीरे 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 ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती गई, और फिर एकदम सूफ़ी का मार्केट आया कि अब लोगों को सूफ़ी सुनना है, क्योंकि हम लोग लोकगीत परफॉर्म करते हैं, फोक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सूफ़ी मिलता जुलता है। विजय जी, आप एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे और आप बता रहे थे सूफ़ी पर आपने परफॉर्मेंस दिया था उस बैकग्राउंड पे, तो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है आम इंसानों जैसा, इंक्लूडिंग मी, भाई ये सूफ़ी का बैकग्राउंड कैसा रहा है, इंडिया में कैसे आया या पहले से था? मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, पर आप ज़्यादा जानकार हैं, आप बताएं। जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है, सूफ़ी इज़ नॉट अ जॉनर। जॉनर जो है वो कव्वाली इज़ अ जॉनर। जो कव्वाली जो लोग गाते हैं वो जॉनर में आता है। सूफ़ी इज़ अ लैंग्वेज जो संत जैसे कबीरदास जी हैं, वो जिस लैंग्वेज में अपना चीज़ें लोगों तक पहुंचाते थे, वो एक लैंग्वेज सूफ़ी होती थी। अब हुआ क्या, धीरे 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 जैसे ही होता है ना कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और वो आते आते लोगों को नाम अच्छा लग गया कि सूफ़ी, और अब सूफ़ी नाइट स्टार्ट होने लग गई कि शो होगा तो उसमें हम सूफ़ी नाइट रखेंगे। अब सूफ़ी नाइट में क्या करेंगे, गाएंगे कव्वाली। नुसरत साहब जो हैं कव्वाली गाते थे, तो उनके गानों पे जो शोज होने लगे उनको सूफ़ी नाइट का दर्जा दे दिया कि वो सूफ़ी नाइट्स होने लगेगी अब। और मेरे ख्याल से नुसरत फ़तेह अली खान जी ने जब ये इंडिया में इस तरह के उनके गाने दिखने लगे, सुनना तो कम था, पर जब वो वीडियो फॉर्म में दिखने लगे लोगों को, तो शायद वो प्रभाव ज़्यादा हो गया सूफ़ी का इंडिया में, और फिर लोगों का एक टेस्ट बन गया कि भाई ये भी एक जॉनर अच्छा है। इस तरीके से बैठ के परफॉर्म करते थे, वो कव्वाली ही करते हैं, वो कव्वाली ही गाते थे, और वो काफ़ी दिग्गजों से वो सीखे हुए हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब और इन सब से। तो वो जो कव्वाली होती थी उसको क्लासिकल वे में परफॉर्म करते थे, उसमें आलाप, ताने, मुर्कियाँ, बहुत सारी चीज़ें। वो मतलब उनका जो एक गाना होता था, जो कव्वाली होती थी, वो 18 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट ऐसी होती थी, और कई शेर उसमें, बहुत सारे शेर। आज मैं कहना चाहूँगा कि जो नुसरत साहब के गाने हैं वो कई सिंगरों के घर चला रहे हैं, उन्हीं पे रीमेक हो रहा है आज। काली काली जुल्फे, हल्का हल्का सुरूर, सानू एक पल चैन ना आवे, ये जो गाने हैं ये सभी उनकी देन है, और उन्हीं को रीमेक करके प्रोड्यूसर्स भी अपना काम चला रहे हैं, सिंगर्स भी लाइव शोज में परफॉर्म करके अपने सेट लिस्ट बढ़ा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो कि एक, हाँ, सभी अधिकतर सिंगर्स और लोगों को पसंद वही गाने आते हैं, क्योंकि वो जो काम करके गए हैं वो आज की स्थिति में काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और मतलब मेरे पास तो मैंने जितना उनको सुना है, मैं तो हमेशा ही कुछ नया खोजता हूँ उनमें। कुछ एक ही गाने के इतने वेरिएशंस उनके मिल जाते हैं यूट्यूब पे कि समझ में नहीं आता कि ये इतना मल्टी डायमेंशनल माइंड कैसे चल सकता है किसी इंसान का। एज अ आर्टिस्ट आपका रूटीन कैसा रहता है, आप लोगों का कैसा रूटीन रहता है, आप बताएं पहले। जैसे मैंने आपको बताया था, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। जब भी मैं उठता हूँ, मतलब जब भी उठूंगा, 10 बजे 11 बजे जब भी उठूंगा, 12 1 जब भी उठा, सबसे पहले रियाज करना है। देन जैसे अच्छा, वी हैव नॉट डिस्कस कि मैं मतलब ये प्रोडक्शन और ये सब काम ज़्यादा करता हूँ, म्यूज़िक प्रोडक्शन और ये सब काम ज़्यादा करता हूँ। तो मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं रियाज किया, फिर अपने चेयर पे बैठ गए, और फिर अगर कुछ काम है तो वो करो, या तो फिर एक्सप्लोर करो म्यूज़िक को जितना ज़्यादा कर सको, क्या चल रहा है, क्या सुन रहे हैं लोग, और फिर उसमें फिर मतलब वो रियाज का वो सेशन चलते रहता है कि जब यहाँ चेयर से उठे
तो रियाज कर लिया, फिर करें, नहीं तो फिर वापस शाम में जैसे कहीं, जैसे आई यूज टू वर्क, आई लाइक टू वर्क आउट, तो वर्कआउट करने चले गया, क्रिकेट खेलने चले गया, कहीं भी चले गए। हाँ, ये एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं चलती है, खासकर कि भाई म्यूज़िक बजाता है तो जैसे लोगों को लगता है जैसे ए रहमान है, तो जैसे आप भी लेट उठते हैं तो लोग तो वैसे भी ए रहमान को कॉपी करते हैं। भाई ए रहमान साहब भी रात में ही शूट करते हैं, रात में ही रिकॉर्डिंग करते हैं, सॉरी, रात में ही रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली दिन में सोते ही होंगे। तो अब ये किसी को पता नहीं ए रहमान उसके अलावा क्या करते हैं। जैसे मैंने बताया भाई मैं वर्कआउट करना प्रीफर करता हूँ, नहीं तो क्या होता है जो एक यंग जनरेशन है, भाई मुझे आज शुरुआत करनी, तो मैं सोचूंगा भाई ये तो म्यूज़िक 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 ही करता होगा दिन भर, तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। तो ये बहुत अच्छी सिंपल चीज़ है पर अच्छी बताई आपने कि भाई ये दूसरी जो आम जिंदगी है वो भी होती है लाइफ में। होती है बिल्कुल। जैसे हम लोग ये करते हैं, जैसे ऐसा है हम लोग के ना, वो एक ग्रुप बना है जिसमें सारे बैंड्स इंदौर में, जो मतलब हम लोग जिनसे अच्छी बॉन्डिंग्स है, हम लोग जिनके साथ हम लोग उठते बैठते रहते हैं, सबके मतलब एक ग्रुप बना है। हम लोग प्लान करते हैं हफ्ते में 1-2 बार कहीं ना कहीं, जैसे क्रिकेट खेलने जाना हो या कुछ ऐसे मीट कर ली, जैसे बीच में जैमिंग्स भी होती थी। हाँ, जैसे सारे आर्टिस्ट बैठ गए एक रूम में और सभी लोग सुनाएंगे, हाँ, कोई जज करने वाला नहीं है, चार दीवारी है, जिसको जो आता है वो सुनाएगा। एक फन इवनिंग। और फन इवेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यार आपको वही गाना और आपको बिल्कुल अच्छे से गाना है। जैसे कोई तबला प्लेयर है तो वो अपना तबला लेके आ जाएगा, वो बजाएगा अपने हिसाब से। तो उससे क्या होता है कि एक बॉन्ड बनता है, एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। आज अगर उड़न खटोला बैंड की बात करूं तो उड़न खटोला बैंड अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे बॉन्ड नहीं बनेगी। आज अगर मुझे कुछ नई चीज़ भी लॉन्च करना है तो मुझे उन सभी लोगों का सपोर्ट लगेगा, क्योंकि वो म्यूजिशियंस है, वो मेरी फील्ड के लोग हैं। तो हम लोग कभी भी ऐसा टारगेट नहीं करते कि ये बैंड कंपटीशन में है, वो उसकी जितनी हिम्मत है उसकी खा रहा है, वो हम लोग हमारे जो हम लोगों को मिलना है वो हमारे जो भाग्य में हम उसका खाएंगे और कमाएंगे। तो सभी लोग मिलते हैं और जैमिंग होती है, टर्फ बुक कर लेते हैं, कभी भी कोई भी आर्टिस्ट टर्फ बुक कर लेता है कि आज इतनी बजे वहाँ मिल रहे हैं, सब लोग पहुँच जाना, बस वहाँ फिर 2-3 घंटे का मैच, 3-4 मैच जितने होना है वो मैचेस होते हैं। उसके बाद फिर कॉफ़ी पे चले जाते हैं लोग, किसी को 56 जाना है तो 56 चल निकल जाते हैं। तो ये एक वैसी लाइफ भी हम लोग जीते हैं। मतलब शोज़ अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह पर, एक पर्सनल लाइफ, एक जो एन्जॉयमेंट होना चाहिए वो, क्योंकि हम लोग अगर लोगों को हम लोग एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं तो लोगों का एन्जॉयमेंट हम लोग करवाते हैं, हमारा एन्जॉयमेंट भी होना चाहिए। करेक्ट, उससे एक एफिशिएंसी भी होती है और एक जुड़ाव रहता भी है आम जिंदगी से। भाई ठीक है, हाँ, सिर्फ सिर्फ म्यूज़िक म्यूज़िक ही नहीं चल, सिर्फ रियाज ही नहीं चलते जा रहा है। कभी कभी ऐसा डर लगता है या फिर कभी ऐसा पीछे पास में कभी आपको ऐसा डर लगा हो कि हार सकते हैं, हार जाएंगे, या शायद आगे अब रास्ता दिख नहीं रहा है तो क्या किया जाए, पीछे जाऊं या आगे और कदम बढ़ाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक समय के बाद फैमिली से प्रेशर आता है कि भाई पढ़ने भेजा था इंदौर, क्या कर रहे हो तुम, और इसमें कुछ आगे ग्रोथ दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो वो जैसे मैंने बताया कि आगे का रास्ता क्लियर होते जा रहा है हम लोगों के लिए, जो सीनियर्स लोग हैं वो क्लियर करते जा रहे हैं रास्ता कि इस जगह पे ये पड़ाव आने वाला है जो तुमको रेडी रहना है, और क्लाइंट ऐसे भी मिलेंगे वैसे भी मिलेंगे, ये सब चीज़ें हम लोगों को हम लोग मिलते जुलते तो बातचीत होती है, पर जो हम लोगों को ग्रो जिस माहौल में हम लोग हुए हैं उसमें हम लोगों को जो एम है वो वही है कि वहाँ पहुँचना है। कोई भी हर्डल्स आए, मतलब हम लोगों के पास तो क्या ही हर्डल्स, आज सब कुछ हम लोगों के पास है। आज अगर पहले की बात करें तो लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए इतना स्ट्रगल करना होता था कि आज एक गिटार खरीदना है, 20-25 हज़ार का एक मिनिमम अच्छा गिटार आता है, तो उसको खरीदने के लिए लोग जॉब करने लग जाते थे। पर आज टच वुड फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो हम लोगों को एक फ़ोन करना है और हम लोगों को चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। पर वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो हर्डल्स अभी हम लोगों के लाइफ में ऐसे नहीं कि यार मुझे इंस्ट्रूमेंट खरीदना है तो उसके लिए मुझे कहीं जॉब करना पड़ेगी। पर वो चीज़ें जो हमारे गुरुजी ने देखी है, जो चीज़ें उन लोगों ने फेस की है, वो उसके लिए हम लोग को पहले से तैयार कर दिया, मेंटली भी और काम को लेकर भी दिमागी तौर पे ऐसा तैयार कर दिया है कि नहीं, सब हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, जब ऐसा लगता है कि हारने वाले हैं, फ़ोन उठाते हैं हम लोग, सबसे पहला फ़ोन जाता है सर के पास
कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है और जो रास्ता सर ने बोल दिया हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। मैंने लिटरली, मैं सच बताऊं, मैंने पिताजी को भी फ़ोन नहीं किया है कभी कि पापा ये दिक्कत आई है, क्योंकि मुझे पता है आज मेरे पापा अगर आश्रम में बैठे हैं तो उन्हीं का रोल अदा करने वाले एक इंदौर में है मेरे पास। तो मैं तो लिटरली मतलब मैम, सर, उनकी पूरी फैमिली मेरे लिए एक अपना ही परिवार है और उन लोगों ने वैसा ही हम लोगों को रखा है। स्टूडेंट्स अपनी जगह है, क्लासेस अपनी जगह है, बट अगर उनके लिए कुछ बन रहा है खाने के लिए तो वो हम लोगों के लिए भी बनेगा फोन आ जाता था कि कि आज आपको कुछ लेके मत आना, मैं ये लेके आ रही हूँ। हाँ तो हम लोग भी खुश हो जाते थे और मैम बहुत अच्छी शेफ भी है। तो फेलियर को आप हैंडल कैसे करते हैं? फेलियर होता तो होगा। होता है बहुत सारे। अगर जैसे अब मैं बताऊँ शोज़ की, लाइव शोज़ की, मैं क्योंकि मैं उस फील्ड में ज़्यादा हूँ, तो कंटिन्यू 5 शोज़ गा लिए, रोज़ शोज़ करें, स्थिति गले की नहीं बचती कि अब अगला शो कर पाऊँगा। शोज़ रहता है और मैं थोड़ा-सा भगवान पे बिलीव करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा जहाँ मैं फँसता हूँ मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। जैसे हम दोनों का ही देखें ना, तो एक हम एटीट्यूड ऐसा कैरी करके चलते हैं कि कुछ अगर गलत हुआ भी तो इट्स लाइक चलो छोड़ो यार, ठीक है अपन कर लेंगे। वो कर लेंगे वाली चीज़ है ना, वो इट लाइट्स अप। हाँ, एक पुश। हाँ। हाँ बस वही। तो लाइव शोज़ में ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। मतलब जो मैं अभी जिस आवाज़ में बात कर पा रहा हूँ उतनी भी नहीं निकल रही है और मेरा शो बुक्ड है। शो बुक्ड है और मुझे 3 घंटे लोगों को एंटरटेन करना है। क्या ही करेगा कोई इंसान, मतलब कितना गर्म पानी, कितने लौंग, कितनी दवाइयाँ, क्या कर पाएगा? क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है और नींद पूरी करने के लिए मुझे मिनिमम 12 घंटे तो चाहिए सोने के लिए, और वो मेरे पास समय नहीं है कि मैं सो पाऊँगा क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है। और बैंड में आई एम ओनली इन वन ड्राइवर। मुझे गाना भी है, मुझे ड्राइव भी करना है। यहाँ से कच्छ 1400 किलोमीटर है शायद, आई गेस, नहीं 700 या 1400, आई डोंट नो। पर मैं वन गो में रात को निकला और अगली रात को मैंने अकेले ने ड्राइव करके हम लोग परफॉर्म करके आए। ये चीज़ें होती है और बहुत सारे शोज़ बेकार भी होते हैं क्योंकि गला बैठा हुआ है, और गला बैठा है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो ही नहीं पाओगे कि अगर आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो आप लोगों को कैसे एंटरटेन करोगे? क्योंकि मेरी जो क्वालिटी है मैं तभी दे पाऊंगा जब मेरा गला ठीक होगा। तो वो चीज़ें होती है। एक अभी रिसेंटली एक वेडिंग में मैंने प्ले किया था, तो मेरे साथ बिल्कुल मेरी स्थिति नहीं थी और मेरे को फीवर भी था, पर आई वॉज नॉट हैविंग एन ऑप्शन, और ये भी इंदौर में नहीं थे। कभी कभी क्या होता है कि मैं लाइव शो में फंस जाता हूँ तो मैं भैया को कॉल करता हूँ कि भैया आज आप प्रोडक्शन मत कीजिए, आज आपको मेरे साथ चलना होगा। बेसिकली लाइव शोज में ही हैंडल करता हूँ, ये प्रोडक्शन लाइन वाला पूरा पार्ट बैंड का ये देखते हैं। तो अब उस दिन ये भी नहीं थे इंदौर में, और अग्रवाल फैमिली थी, वो लोग डांस के बहुत शौकीन थे। अब मैं कैसे डांस करवाऊँ? किस्मत से जो मेरा कीबोर्ड प्लेयर है वो भी गाने गाता है। मैंने बोला भाई आज एक माइक तुझे भी लगेगा, मैं लिपसिंग करने वाला हूँ, गाना तुझे है। बोलता भैया मुझे लिरिक्स नहीं आती। तो मैंने बोला मैं चालू कर दूंगा गाना, तू बस साथ दे देना, अपन 3 घंटे निकाल देंगे। और वो शो पता नहीं कैसे हुआ, वो क्लाइंट जो है वो मुझे इवेंट कंपनी ने बुक किया था। इवेंट कंपनी को अगली डेट भी लिखवा के चले गए मेरी कि हमारे परिवार में एक और शादी आने वाली है, उसके लिए उनको प्री बुक कर दीजिएगा। पर आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि मैं कर पाऊंगा क्या वो। और कभी कभी होता है कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं साउंड, वो साउंड नहीं मिलता है। फेलियर का एक सबसे बड़ा कारण वो भी रहता है कि जो, क्योंकि मेरे और आप तक, अगर मैं आपको ऑडियंस मानूं तो हम लोग के बीच में मीडिएटर जो है वो साउंड है। जो मैं क्वालिटी देना चाह रहा हूँ वो साउंड ही आप लोगों तक पहुंचा पाएगा। इसे वो आर्ट कनेक्ट वो हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती है फेलियर में बैंड को लेकर। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक बैंड चलाना एक फैमिली से कम नहीं है, कि वी हैव 5 मेंबर्स और 5 मेंबर्स के सभी का माइंडसेट बिल्कुल अलग है और उसको आपको बांधे रखना है। आज अगर किसी को अच्छा लग रहा होगा कि मेरे साथ जो भी काम कर रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा होगा कि यार नहीं रोज़ शोज चल रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, पर किसी को ऐसा भी होगा ना कि यार एक ही गाने रोज़ परफॉर्म कर रहे हैं, बोरियत होने लगी है। क्योंकि सेटलिस्ट कोई सिंगर रोज़ बदलता नहीं है, तो वही गाने वही सब कुछ रोज़ परफॉर्म कर रहे हैं। होता है ऐसा, बहुत आर्टिस्ट बोलते हैं भैया अब थोड़े दिन ब्रेक ले लेते हैं या कुछ करते हैं। तो उस समय ब्रेक लेना मतलब आप एकदम स्टॉप हो गए, फुल स्टॉप लग गया है अभी, और मार्केट में स्टेबल रहना है आपको।
तो वो हाँ कंटिन्यूटी लोगों की नज़र में आपको दिखना है, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट चेंज हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं आर्टिस्ट आर्टिस्ट के बीच में, जो पीछे आर्टिस्ट प्ले कर रहे हैं उन दोनों की नहीं पट रही है कि वो लोग एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं है कि यार मैं ऐसा बजा रहा हूँ तो ये क्यों नहीं बजा रहा है। ऐसा होता है, जो ये बैक स्टोरी किसी को पता नहीं होती है, सिर्फ लोगों को गाना जो डिलीवर हो रहा है आउटपुट पे ध्यान देते हैं लोग। पर आज साउंड चेक के लिए हम लोग तो साउंड चेक की प्रोसेस बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग भी और बहुत दिमाग को थकाने वाली। हाँ, तो मतलब अगर ड्रम की बात करूँ तो ड्रम का जो किक होती है, जो बेस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए ही मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनट लगते हैं। वो सिर्फ एक ही जैसा धक 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 ऐसा चलता रहता है वो, तो उसको सुनते रहो आप। वोकलिस्ट का काम तो कुछ नहीं है, वोकलिस्ट को सिर्फ माइक चेक करना है और उसको जाके बैठना है वहाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैंड को चलाने के लिए साथ में आती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें, फेलियर वाला जो आप मुझे पूछ रहे हैं, वो उस चीज़ को अंजाम देती है। आगे आगे क्या सपना है आप लोग का? इस बैंड किस लेवल पे ले जा रहे हैं? आपको सोचा है अभी तो रास्ते में चलने में मजा आ रहा है, दौड़ने में मजा आ रहा है। जर्नी तो हम लोग दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जर्नी जो बैंड की चल रही है। बट जो सोच रखा है वो ये है कि लोग एक अगर कोई बोले उड़न खटोला, तो लोगों की ज़ुबान पे नाम रहना चाहिए कि नहीं हाँ उस बैंड को हम लोगों ने सुना है और वो अच्छा गाता है, वो जैसा भी जिसको जैसा लगे। पर ये है कि सभी लोगों को पता रहे, और उस चीज़ के लिए हम लोग हमारी ओरिजिनल जो कंपोजिशंस है उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुद की इमेज बनाना है तो खुद के गाने लोगों तक पहुँचाना पड़ेंगे। आप आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में आपने इंडियन ओशन को सुना होगा। हाँ, तो मैंने मतलब मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ, मतलब बहुत सुना है, पूरा स्कूल टाइम उसी में गए हैं सुनने में। फिल्मों में भी उनके बहुत सारे कंपोजिशंस यूज़ किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भी ऐसे कोई आइडियल होंगे कि भाई हमारा बैंड कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इस तरह की कंपोजिशंस हमको मिलाना चाहिए, क्योंकि आप इंडी फोक बेसिकली आप रिवाइव कर रहे हैं या उस रास्ते में कर रहे हैं जो और लोग इंडी फोक कर रहे हैं, आप भी उसी को एक अलग रूप से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं उड़न खटोला के माध्यम से। तो ऐसे कोई आइडल बैंड है या आइडल्स हैं आपके भाई? हम लोग बहुत सारे बैंड्स को सुनते हैं। जैसे कुछ बैंड्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं पता है कि वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इन्हें पता है भैया को। और कुछ बैंड ऐसे हैं जो मुझे पता है, इनको नहीं पता है। जो ज़्यादा फोक जो रूट्स वाले बैंड हैं उन पे मैं ध्यान देता हूँ। और जैसे कुछ बैंड से येलो डायरी है, लोकल ट्रेन है और वेंचार में टोस्ट है, ये 3-4 ऐसे बैंड हैं जो वेस्टर्न म्यूजिक परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं इनके। तो ये जब भी इंदौर में आए, इंदौर में इन लोगों के शोज़ हुए, तो ये मेरे शोज़ कैंसिल करवा के मुझे वहाँ लेके गए कि अपन सुनने चलेंगे। आईआईटी में काफ़ी बैंड्स आते रहते हैं, तो हम लोग जाते हैं उनको सुनने। इंडियन ओशन बैंड अभी आईपीएस में आए थे वो लोग, तो हम लोग सुनने गए थे वहाँ पे। तो और क्या होता है, जब अच्छी चीज़ें सुनते हैं तो अपने आप एक इंस्पिरेशन आपके अंदर दौड़ता है और वो बस आग लग जाती है फिर कि यार इन लोगों ने किया है। हाँ, जैसे आप एम का पूछ रहे थे ना, तो कभी कभी ना ऐसा होता है, जैसे हम लोग ना लॉन्ग टर्म का इतना दिमाग नहीं लगाते, पर क्या होता है जैसे कभी आप किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी के शो में जा रहे हो, तो जब आप देखते हो ना कि वो लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या साउंड क्वालिटी है, क्या मतलब चीज़ें हैं, हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। उसके बाद जैसे आज किसी बैंड को सुना, हमारा एम वो बन जाता है कि हमको इस क्वालिटी पे पहुंचना है। उस क्वालिटी पे पहुंचने के बाद फिर क्योंकि वहां तक पहुंच गए, तो फिर एम क्या हो जाएगा लोगों कि इससे अच्छा कुछ और बैंड सुनते हैं। सोनू निगम जी को सुन के आए, तो वहाँ फिर एज एन म्यूजिशियन जो ऑडियंस जाता है वो इन्जॉय करने जाता है। बट हम लोग जो जाते हैं, हम लोग कब पहुँचते हैं, जब उनका साउंड चेक होता है, हम लोग तब जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता प्रोसेस उनका साउंड चेक। सोनू निगम जी आते ही नहीं है स्टेज पे साउंड चेक करने, उनका एक इंजीनियर होता है और पूरा सब कुछ चीज़ें सेट कर वही लोग करते हैं। तो वो क्या फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं, कैसे उनका माइक चेक हो रहा है, और कैसे इसका पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो लोग चेक करते हैं, रिदम सेक्शन चेक करते हैं या मेलोडी सेक्शन चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं लिखी हुई नहीं है कि किसी बुक में देख लिया कि इसमें साउंड चेक कैसे करना है, वो बुक पढ़ ली और हो गया। ये आपको देख के ही करके ही समझ में आएगा, करते करते ही आएगा। आप एक किस्सा बता रहे थे, जब थोड़ा भी ब्रेक ले रहे थे, आप बता रहे थे खंडवा का एक किस्सा जो बता रहे थे, एक बड़ी अच्छी मुस्कान आ गई थी आपके चेहरे पे। हाँ, बहुत थ्रिलिंग किस्सा है वो कि हम लोगों के पास शो आया
प्राइवेट शो था एक वेडिंग का। ये भी इनिशियल्स की बात है एकदम, हाँ। मतलब जब हम लोग बहुत खुश हो गए। मुझे ऐसा लगता है जो इनिशियल वाले आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, हाँ, सक्सेस मिलने के पहले, वो बाद में ज़्यादा ज़्यादा अच्छे लगते हैं रिकॉल करने में, या इसमें भले वो टाइम में फेलियर बहुत ज़्यादा दर्द देता होगा, जैसे पर आज ऐसा लगता है कि यार हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा हुआ कि वो हुआ। हाँ, जैसे होता है हम लोग जैसे कभी भी बैठे ना तो बहुत सी चीजें रिकॉल करते हो, बहुत मजा आता है सोच करके और ये खंडवा वाली बात तो हम लोग जब भी बैठते हैं तब बात निकलती ही है। क्योंकि एक शो आया हम लोगों के पास, एक रिलेटिव के थ्रू ही आया था कि आपको शो करना है। हमने बोला ठीक है, हम लोग फ्री हैं, हम लोग कर सकते हैं। हम दोनों को उन लोगों ने बुक किया, और क्योंकि हम लोगों के पास कार नहीं थी और शो का बजट इतना नहीं था कि हम लोग रेंटल कार लेके चले जाएं, तो हम लोगों ने देखा 110 किलोमीटर है, 110 या 120 किलोमीटर खंडवा इंदौर से है, और 110 किलोमीटर ही आष्टा। मैंने बोला भैया जब मैं बाइक से आष्टा जा सकता हूँ विद इन 2 आवर, तो अपन खंडवा भी पहुँच सकते हैं। ये हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा, पर हम लोगों ने बुलेट उठाई, उस पर गिटार, मेरा कहोन बॉक्स, और उस समय मेरे पास बड़ा कहोन बॉक्स था जिसमें मैं बैठ के बजाता था, तो मतलब उसका साइज़ इतना होगा, उसका बैग, और मतलब एक कंधे पे इनके गिटार टंगा हुआ है, एक पे मेरा कहोन बॉक्स, और मैं बुलेट चला रहा हूँ। अब हम लोग निकल गए, और निकले 2-3 घंटे हो गए, ओमकारेश्वर भी नहीं आया। हम लोग शॉक्ड है कि 3 घंटे, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है और उस समय तो बहुत ज़्यादा ही खराब। और बस की सीन ऐसा था कि बस सिर्फ नफीस और एक अमर ज्योति करके कुछ 2 कंपनीज हैं ट्रेवल से, ये 2 चलती थी, और इनका हम लोगों को ऐसा वो मिला था कि कभी भी पलट जाती है। तो हम लोग बहुत टेंशन में थे कि नहीं अपन बस से तो ट्रैवल नहीं करेंगे। आप डरे हुए थे थोड़े? हाँ, हम लोग बुलेट से निकल गए, और हमने सोचा था यार बढ़िया घाट वगैरह आएंगे, अपने को मज़ा आएगा। हम लोग ऐसे सोच के निकल गए थे। हम लोग 5.5 घंटे में खंडवा पहुँचे। सुबह के जो निकले थे आप? हाँ, हम लोग जाके साउंड चेक किया, हम लोगों ने होटल में रेस्ट किया और शो स्टार्ट किया। अब पहुँच तो हम लोग गए अच्छे से। अब वहाँ लोगों का माहौल ऐसा बन गया था शो का कि बहुत मज़ा आने लगा लोगों को। अब क्लाइंट वाज लाइक कि आप पैसे ज़्यादा ले लीजिएगा पर शो बंद मत कीजिए। और हम लोगों ने क्या ही करें, मतलब अब कैसे, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया। हम लोगों का पहला प्लान था कि हम लोग, बंद नहीं करना, ये आपके प्लान में नहीं था? हाँ, हम लोगों का पहले प्लानिंग था कि हम लोग यहीं रुकने वाले हैं रात, क्योंकि रात को खंडवा जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लैकआउट रहता है। वो घाट वाला जो रीजन है वो अच्छा नहीं है, मतलब बाइक्स के लिए, क्योंकि वहाँ ट्रक्स वगैरह बहुत चलते हैं। अब हमने कोशिश की आधा घंटा और हम लोगों ने एक्सटेंड किया शो, हमने गाया। फिर एक समय के बाद हमको लगा कि अब और कुछ करते हैं। अब हमने बोला अब उनको बोल देते हैं हमको अभी निकलना पड़ेगा, सुबह शो है हमारा। मान ही नहीं रहे थे वो लोग, तो हमको ये करना पड़ा। और क्योंकि हमने बोल दिया अभी निकलना पड़ेगा, तो हमें होटल तो खाली करनी ही पड़ेगी। तो हम रात को 12:30 बजे वहाँ से निकले, और फुल ब्लैकआउट, मतलब खंडवा से लेकर सिमरोल पहुँचने तक हम लोगों को रास्ते में एक भी बाइक नहीं दिखी है। हम लोगों का विज़न ऐसा था कि हमको कोई बाइक तो दिख जाए, सिर्फ ट्रक्स जितने थे, ट्रक, डंफर्स और ये सब थे। और हम लोग फिर भी बढ़िया, और रात को आ रहे हैं हम लोग बुलेट से आराम से, और इंदौर पहुंच के पता चल रहा है कि हमारी जो पीछे की लाइट है वो खराब थी। मतलब पीछे वाले को पता ही नहीं चल रहा था कि आगे बाइक चल रही है। हम लोग एकदम कि हम लोग, और डरावना भी था वो रास्ता, क्योंकि घाट पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, कोई लाइट्स नहीं होती है। और एक रिस्क ये भी थी कि बाई एनी चांस अगर रात को गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, और बुलेट जैसी गाड़ी का टायर पंचर होना मतलब आप खुद तो बना ही नहीं सकते। तो वो बहुत ही ऐसा थ्रिलिंग था। और रात को ट्रैवल करना, उस समय हम लोग इतनी ज़्यादा एज नहीं थी, हम लोग भी, मतलब मैं 19-20 साल का होगा और भैया 21-22। हाँ। तो हम लोग रात में निकल गए, और घर वालों को पता ही नहीं कि हम लोग बाइक से खंडवा पहुंच गए, क्योंकि घर वाले अलाउड नहीं करते। घर वालों ने इंदौर में बुलेट दे दी, पर उनको टेंशन ये है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हम लोग खंडवा शो करके भी आ गए, और हम लोग सुबह 4:30-5 बजे इंदौर पहुंचे, और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है कि भाई अपन पहुंच गए इंदौर। मतलब वो बहुत सुकून वाला मोमेंट था। और पता चल रहा है कि पीछे की लाइट ही चालू लेती है हमारी। अमेजिंग अमेजिंग। ये एक इनर पुश कहाँ से आता है कि आप बाकी सब सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते हैं और उस चीज़ पे एक फोकस कर पाती, भाई ये तो करना ही है? एक्चुअली हम दोनों का ही है कि उन्होंने सोचा कि ऐसा करना है, हाँ चलो ठीक है, बस ये हो क्या होगा ये नहीं सोचते। ये नहीं सोचते। ये एक हमारा डीमेरिट भी है कि इसका
गलत इफेक्ट क्या पड़ सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि डीमेरिट है? होता है ना कि आप बाइक से निकल गए, अपना इंस्ट्रूमेंट भी साथ में है आपके, और रात में शो का पेमेंट भी लेके आ रहे हैं, और इलाका इतना अच्छा नहीं है कि आपको कोई भी कहीं रोक लेगा, और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको गाड़ी भी देना पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट भी देना पड़ेगा, और पैदल आना पड़ेगा। तो होता है ऐसा। भोपाल शो करने गया था मैं, तो रात को 3 बजे मैं लौट रहा था भोपाल से। तो आष्टा और देवास के बीच में एक पैच आता है जहाँ पर चोरी वाला इलाका है थोड़ा सा, वहाँ पर वो लोग पत्थर वगैरह जमा के रखते हैं। तो मेरी गाड़ी थी 80-90 की स्पीड पे, साइड से एक बहुत ही ज़ोर से डंडा मेरे कांच पे आता है। अब मुझे ये पता था कि इस इलाके में ऐसा होता है, मतलब मुझे पापा ने पहले से ही ऐसा ब्रीफ कर रखा था कि रात को अगर ट्रैवल करे तो इस इलाके में थोड़ा सा ध्यान देना, और अगर कुछ ऐसा होता है तो गाड़ी उस इलाके में नहीं रोकना। होता है ना कि पत्थर जमा दिए, वहाँ कुछ हो गया तो अपने गाड़ी में ही रोक दी। अब वो उस समय पे क्या होता है, पूरा झुंड आता है उनका, आपकी सारी चीज़ें लेके जाता है और वो चले जाते हैं। और उस समय क्या होता है, पेमेंट भी होता है शो का जो हम लोग करके आते हैं। तो वो स्पीड में थी गाड़ी, तो कांच जैसे गाड़ी निकली और डंडे का जाना हुआ, और फिर उधर से एक और आया। मतलब वो लोग प्लानिंग होती है कि मैं इधर से फेंकूंगा, आपको उधर से फेंकना है। तो वो एक बहुत रिस्की हो जाता है हम लोगों को। और मैं पता नहीं क्यों ड्राइवर ज़्यादा नहीं लेके जाता हूँ, अभी स्टार्ट किया है मैंने। मैं खुद ही, मुझे मज़ा आता है ड्राइविंग करने में, तो मैं पूरी रात ड्राइव कर सकता हूँ। मेरे आर्टिस्ट सारे सोते हैं, बस मुझे एक चाहिए जो मेरे गाने बदलते रहे, बस कि एक प्लेलिस्ट चेंज करता रहे। तो वो भी एक इंसिडेंट ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा था कि नहीं यार, रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हाँ, वो डीमेरिट वाली बात इसीलिए मैं बोल रहा था। और क्योंकि ऐसा जैसे एज पे भी डिपेंड करता है ना, कभी कभी जैसे अब जब उस टाइम हम लोग अपने 22 उस टाइम पे बहुत जोश और वो वैसा रहता है कि आप वो कुछ करना, हाँ कर लेंगे, चलो कर लेंगे। नहीं, अभी भी आप क्वाइट यंग है। हाँ, अभी भी है, हाँ। पर ना अब एक वो होता ना कि अब एक चीज वो है ना कि इसका ये ऐसा हो सकता है, ये एक पहलू हम लोग सोच में आता है। अब पहले नहीं सोचते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी रहता है कि अब आप थोड़े बड़े हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो चीजें देखना पड़ती हैं थोड़ा। वो एक वो होता है ना रिस्क टेकिंग फैक्टर। ये जब हुआ था, जो मैं भोपाल से ट्रैवल कर रहा था, अगले दिन पापा को फोन किया कि मुझे पिस्टल का लाइसेंस चाहिए। पिस्टल लाइसेंस? ये पापा बोलते क्यों? मैंने बोला मैं रात में ट्रैवल करता हूँ, बाई एनी चांस किसी ने रोक लिया तो मुझे किस कर दिया तो? बोलते तू चला लेगा पिस्टल? मैंने बोला होगी तो चलाऊंगा ना। पर ऐसा दमखम भी लगता है चलाने के लिए? मेरी गाड़ी में हमेशा मेरे पास में लठ रखा होता है। हाँ हाँ, मैं बताऊँ तो मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ। आई एम अ नेशनल स्विमर। मध्य प्रदेश की टीम से मैं स्विमिंग में रिप्रेजेंट करता था जी। तो मुझे थोड़ा सा है कि हाँ मैं कर सकता। अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है मुझे। नहीं नहीं नहीं। तो मैंने, पापा बोलते ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब क्यों चाहिए? देखो, मेरे पापा कभी ये नहीं बोलते हैं कि नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं होगा। वो मुझसे पूछते हैं कि उसका रीज़न तो बता। फिर पापा ने बोला कि बेटा अगर हथियार पास में है ना तो तू कभी भी चला देगा। कुछ भी छोटा सा भी कुछ हुआ तो तेरा दिमाग चलेगा कि मुझे पिस्टल उठाना है। सही बात। और मेरा ऐसा है कि मैं फिर उसको गाड़ी में रखता पिस्टल को। तो फिर पापा ने बोला नहीं, ये सब चीज़ें, तुम एक आर्ट फील्ड से हो, उन्होंने मुझे समझाया। वो मेरा एकदम गरम गरम खून था कि नहीं, मेरे साथ रात को हुआ कैसे ऐसा, मैं पापा को फ़ोन लगाऊंगा। और मैंने, हाँ, और दूसरी चीज़, मैंने पूरा कोटेशन बनवा लिया। अच्छा। कहाँ से परमिशन मिलेगी, कितने की पिस्टल आएगी और क्या होगा, पूरा प्रोसेस समझने के बाद पापा को फ़ोन किया कि पापा मुझे अब ये चाहिए। तो पापा ने बोला ये सब चीज़ें अभी अभी की, तो एक दिन वेट कर, तेरा सब दिमाग ठंडा हो जाएगा। क्योंकि मुझे टेंशन ये था कि मेरे साथ मेरे 5 आर्टिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। आज अगर मुझे, क्योंकि आज हम दोनों मेन मेंबर हैं, हमारे भरोसे पे आर्टिस्ट लोगों की फैमिली हमारे साथ छोड़ती है, तो मुझे उनका ध्यान भी रखना होता है कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आज सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना शो के पीछे, ये कोई किसी को पता नहीं चलती। उनको लगता है कि यार क्या बढ़िया क्राउड था, कितने हज़ारों लोगों को नचा के गया ये बंदा, इसको कितने लोगों ने फॉलो किया होगा, क्या ग्लैमर इसको मिला है, ये एक पॉइंट लोगों को दिखता है। तो गाइस, ब्रोस, मेरे भाइयों, बातें तो बहुत चलती जा रही हैं, पर एक गुनाह हो जाएगा, जैसे वो बोलते हैं किस फिल्मों में, गुनाह अजीम मेरे हाथों हो गया, तो वो मैं करना नहीं चाहता। तो वो ना हो, तो इसलिए कुछ गाना या कुछ संगीत आपसे सुनना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल टाइम। Post is I would really like to play and you will have to teach me। मतलब मैं रिजेक्टेड स्टूडेंट था अरे मेरे स्कूल टाइम में, तो मैं तबले के लिए गया, तो उन्होंने बोला
बच्चे की उंगली में जान नहीं है, तो बोले अब तबला नहीं सीख सकते। फिर गाने के लिए बोले आवाज़ अभी नहीं, अभी कच्चा है थोड़ा ऐसा। फिर फाइनली मैं लैंड हुआ फ्लूट पे, ओह सो आई कुड प्ले फ्लूट। आज अनफॉर्चुनेटली स्लिप हो गया, वो कुछ जुगलबंदी करते। सुनो रे सुनो रे, क्या क्या आप पेश कर रहे हैं? ये हम लोगों का ही कंपोजिशन है। सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे। कबीर वाणी सुनो रे, ओके। छोटी सी स्टोरी बताऊंगा इस गाने के पहले। ये जो गाना कंपोज हुआ है, हम दोनों बाइक पे घूम रहे थे और आई वॉज पता नहीं कौन से मूड में था, मैं गाड़ी चलाते चलाते चिल्ला रहा था सुनो रे सुनो रे सुनो रे सुनो रे, ऐसे कर रहा था मैं। और इन्होंने बोला भाई ये सुनो रे जो तू बोल रहा है ना, ये इसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर अभी। मैंने रिकॉर्ड कर लिया और हम लोग गुरुकुल पहुँचे और मैंने बोला भैया वो रिकॉर्ड करवाया था आपने? बोलते हाँ उस पर कुछ काम करते हैं। और ने बोला देख अपन कबीर वाणी हम लोग परफॉर्म करते हैं। बोले सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे। और कबीर वाणी बेसिकली क्या है, जो जीवन में सत्य होती घटना है, वो कबीर दास जी ने। एक मिनट, यहाँ पे मैं विजय को पॉज करूंगा। जो ये सेकंड लाइन है ना, ये विजय को ना ट्रेडमिल पे चलते चलते आई थी। अच्छा, जो अभी आप सुनाएंगे उसके सेकंड लाइन इनको ट्रेडमिल पे आई। तो सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे, ये हुक लाइन हम लोगों ने उस गाने की बनाई। और अब हम लोगों ने सोचा 2 लाइन से तो गाना खत्म नहीं होने वाला है। कबीर दास जी ने दोहे इतने सारे दे रखे हैं, सिर्फ हम लोगों को 8-10 दोहे जो स्कूल में सिखाते हैं, हम लोगों ने वो लिए कि जो लोगों को दिमाग में है, जो रिलेट कर सकते हैं। उन्हें बोला क्यों ना हम लोग इसके जो अंतरा है उसमें दोहे डाल दें। और फिर कंपोजिशन में हम लोग बैठ गए, तो इधर कॉर्ड्स निकलते गए और उधर गाना बनते गए। ये भी मुझे लगता है कि आकाश भी छुपे हुए रिश्तों में, मतलब उनको आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसमें कुछ किया जा सकता है। वही उनने एकदम बोला कि इसको रिकॉर्ड कर लो, तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो ये गाना बन गया। वैसे जैसे इस गाने में ना एक इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, कलिम्बा। कलम्बा, कलिम्बा। ओके। वो भी क्या, जैसे उस टाइम पे ना मैंने बस देखा था कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई कुछ नया देखता है तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो मैंने उसको कर दिया, मंगा लिया, अब वो रखा ही था। तो एक दिन रात में मतलब ऐसा था कि विजय का घर है ना, तो ऊपर विजय, नीचे मेरा मतलब वर्क स्पेस बना है, तो वहाँ पे मैं बैठा था। तो एकदम से मेरे को आइडिया, भागते भागते गया, मैंने कलिम्बा उठाया ऊपर से, और ये विजय देखा है कि क्या पता है क्या कर रहे हो भैया। फिर वो और उस गाने का इंट्रो कलिम्बा से बना दिया इन्होंने। वो करके फिर मैंने इनको बुलाया। कभी बजाया भी नहीं था वो इंस्ट्रूमेंट। बस उस पे ऐसे नोटिस किया उसको कि ये उसको ये सुर निकल रहा है इससे, उसको देखा तानपुरे से कि हाँ इस पे ये वाला, इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये सुर निकल रहा है, इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये सुर निकल रहा है। और वो ऐसे वुडन बॉक्स होता है, उसके ऊपर एसएस की कुछ ऐसी वो रिप्स बोल सकते हैं, वो लगी होती है। और उसको ऐसे प्ले करते हैं तो उसमें से वाइब्रेशन का टोन निकलता है, तो उसी से उनने उसका इंट्रो बना दिया। सुपर्ब। सो लेट्स हैव इट फॉर विजय एंड आकाश। सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे। सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे। माला कहे है काट की, तू क्यों फेरे मोहे, मन का फेर है, तुरंत मिला दूं तो है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, तो दुख काहे को होए। सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, सुनो रे कबीर वाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे, अपने जीवन की सत्यवाणी सुनो रे। अमेजिंग, अमेजिंग।
मतलब छोटे छोटे कंपोजिशंस में भी जो मधुरता है और जो सिंप्लिसिटी है, और आपने बताया कि ये कबीर के दोहे को ही आपने लिया है। बहुत बहुत जेन्युइनली मैं आपको बहुत गुड विशेस देता हूँ कि बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, और बहुत बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। अब थैंक यू। अभी कुछ और एक चीज़, जब आप बजा रहे थे, जो आपने एक पहला स्ट्रिंग वो प्ले किया था, तो एक अंदर से ना एक अलग फील आता है म्यूज़िक का। हाउ डू यू जज इट? ऑडियंस के हिसाब से ये कैसे पता चलता है आपको कि भाई ये ऑडियंस ऐसी है तो अब हमको ये प्ले करना है? जैसे आप बता रहे थे कि भाई ऑडियंस को, क्योंकि लाइव शोज आप करते हैं, तो ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रही है उसके हिसाब से फिर आपको आपका चेंज करना है पूरा जो प्रोसेस है। इस चीज में हमेशा मतलब मैं बोलता हूँ विजय की मतलब बहुत तारीफ है, मतलब कि जैसे हम लोग स्टेज पर रहते हैं ना, तो विजय का मतलब सबसे अच्छी चीज है ना, वो ना पढ़ लेता है सामने ऑडियंस को। जैसे अगर मेरा ध्यान लोगों के चेहरों पे रहता है कि वो मेरे गाने पे क्या रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे होता ना, कभी सीनियर सिटीजन्स हैं तो अपने आप पुराने गाने शुरू हो जाते हैं और बस मतलब वो सीधा सा रहता है कि दिमाग में सब कैलकुलेशन डन है, वहाँ अपने को एक्सप्रेशंस देख। मुझे पता है कि वो जो सामने बैठे हैं वो किशोर दा, रफ़ी साहब और इनको पसंद कर रहे हैं, और मैं अगर उनको सूफी सुना रहा हूँ तो उनके चेहरे पे वो मायूसी दिख रही है मुझे कि ये क्या सुना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो विद इन अ सेकेंड मुझे वो गाना वहीं रोकता हूँ मैं, और किशोर दा चालू हो जाते हैं। ओके। वो करना पड़ता है, वो एक आर्टिस्ट को ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई सुनने आ रहा है तो आपको उसको खुश करके भेजना होगा, बस ये आपका काम है। पर वो विथ एक्सपीरियंस आती है। वो करते हुए ही आता है। फर्स्ट या सेकंड शो हम लोगों ने किया था, तो देयर वाज एन रिव्यू कि यार ये लोग लोगों से तो इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, ये आते हैं सिर्फ गाने गाते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि आता ही नहीं था ना, कभी लोगों से इंटरेक्ट किया ही नहीं है ऑन स्टेज, कि कैसे लोगों को खुद से जोड़े, कि मैं आधी लाइन गाऊंगा आपको गाना है साथ में। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम लोग उनको बोल पाए, और था भी तो फंबल कर जाते थे बोलते वक्त, कि जो चीज़ बोलने जा रहे हैं वो बोल ही नहीं पा रहे। आगे के बच्चे जो हैं आप उनको कैसे बताएंगे? आप तो चलिए आपको सही गुरु भी मिल गया, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, हम आशा करते हैं और बड़ी बड़ी मिले और आप ग्रो भी करें, पर क्योंकि आप भी एक दिन जाके किसी के आइडल बनेंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं जो आना चाहते हैं, वो भले आउट ऑफ पैशन आए या जिसको करियर बनाना हो, तो वो कैसे शुरुआत करें अभी? देखिए, मेरा बहुत अच्छा एक चीज़ मानना है कि लाइफ में एक गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि आज आपको कहीं जाना है, हम्म, आपको रास्ता ही नहीं पता है। मुझे भोपाल जाना है पर मुझे रास्ता नहीं पता है, और मैं चल दिया। अब मुझे देवास जाके मुझे पता चल रहा है कि मुझे जाना किधर है। अब बताने के लिए कोई तो होना चाहिए, एक मेंटर का रोल। और आज भी संगीत एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें गुरु शिष्य वाली जो परंपरा है आज भी जिंदा है, मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि आज जनरेशन, हम लोग भी कोई इतना बड़े नहीं हुए हैं, और हम लोगों ने भी स्कूल में देखा है कि आज अगर कोई टीचर चिल्ला देता है तो बच्चा उस पर हावी हो जाता है कि आपने चिल्लाया कैसे। और आज के पेरेंट्स का भी ऐसा सीन है कि मेरे बच्चे को मारा कैसे आपने, आप प्यार से समझा देते। पर मेरे समय की बात बता रहा हूँ, मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मैं हॉस्टल में था, मैं बाउंड्री कूद के खाना लेने चला गया था, और जो वार्डन थे उनने पापा को फ़ोन किया कि 14 फीट की बाउंड्री कूद के उस पे अर्थिंग के वायर्स लगे हुए हैं, ये कूद के गया है और क्या करना चाहिए। पापा ने बोला जब तक ये रो ना दे तब तक इसको मारिएगा। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे 28 बेल्ट मारे थे, आज भी मुझे याद है। मेरी पूरी जो बैक है उस पे लाल निशान थे, और मुझे ऐसा था कि बच्चे देख रहे हैं, मुझे रोना नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे थे मेरे को। वहाँ असेंबली में मुझे मारा था। तो मुझे लगता है कि वो जो पापा ने उस दिन बोला था सर को कि आप मारो, अगर मेरे पापा बोलते थे कि नहीं सर आप उसको कुछ मत कीजिए, मैं समझा दूंगा, तो मैं फिर वही गलती दोहराता और फिर उसी चीज़ पे चलता। पर उसके बाद मैं कभी वो चीज़ नहीं की मैंने। तो मेरा एक ही कहने का मतलब है, आपके पास एक गुरु होना चाहिए सही डायरेक्शन बताने के लिए, और जो आपको करना है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 10 लोगों से पूछ के आप कभी आपका काम नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप से अच्छा कोई नहीं जानता है, जितना आप खुद को जानते हो उतना कोई आपको नहीं पहचानता। तो सबसे पहली बात तो यही है कि खुद को जानिए कि आपको करना क्या है,
क्या, और ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक होता है राह पे निकल जाते हैं, सुर नहीं लग रहे, पर गाना गाना है क्योंकि पसंद है, तो वो चीज़ सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गा रहे हैं तो आपकी चीज़ें, सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। आजकल एम होता है कि हमको शोज़ करना है, राइट। पर अभी सीखना स्टार्ट ही नहीं किया है। और शोज़ करना है, पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा मिलता है शोज़ से, तो शोज़ तो करना है। हमारे पास बहुत बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं, यार भैया शो स्टार्ट करना है, आपकी कोई पहचान हो तो प्लीज़ हमारा रेफरेंस दीजिए ना। तो मेरा एक ही कहना पड़ता है कि आप खुद जाइए, बात कीजिए, उससे एक अलग एक्सपीरियंस होगा। आपको बात करके पता चलेगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी, और वो किस लेवल पे आपको देख रहे हैं और क्या वो चाह रहे हैं आपसे, वो आपको पता चलेगा। तो वैसे ही शोज़ मिलते हैं। और ग्रोइंग की बात करें आज की जनरेशन में, तो मेन तो है, आज देखा जाए तो आपका प्रोफाइल, जो हर कोई मांगता है। आज किसी का भी फ़ोन आएगा तो आपको सबसे पहले बोलेंगे कि आपकी कुछ प्रोफाइल आपने अगर बना रखी हो तो आप हम लोगों को सेंड कर दीजिए। और प्रोफाइल ऐसी होना चाहिए जो विद इन अ गो उनको समझ में आ जाए कि नहीं, काम किया हुआ है। और खुद के काम से चीटिंग ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऑनेस्ट। खुद के लिए होना तभी खुशी मिलेगी। अगर काम अच्छे से करना है तो खुद से सच बोलना पड़ेगा। आज मैं सच बोलता हूँ कि मैं उठता हूँ, सभी लोग बोलते हैं कि उठते से रियाज होना चाहिए, बट मेरा नहीं होता। क्योंकि मैं उठते से मेरा तानपुरा जो होता है वो चालू कर देता हूँ। मैं घर का काम थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, तो झाड़ू पोछा वगैरह सब मैं ही करता हूँ घर के। तो मैं खुद का काम करता हूँ तो तानपुरा चलता रहता है, दिमाग में सुर चलते रहते हैं। पर जो होता है ना कि 1 घंटे कंटिन्यू बैठ के रियाज करना है, वो मुझसे अभी तक मैं कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाया। पर शो पे अगर स्टेज पे चढ़ रहा हूँ तो उसके आधे घंटे पहले मैं वार्म अप करके ही स्टेज पे चढ़ता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत छोटी सी मसल्स है, पूरी बॉडी की सबसे छोटी मसल्स है जिसको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं। उसको बिना, आज जिम में भी हम लोग जाते हैं तो वार्म अप करके ही जाते हैं ताकि कोई इंजरी ना हो जाए। एकदम से 40 का डंबल तो वो एकदम कोई जर्क आ गया तो बॉडी मसल क्रैक हो जाएगी। सेम विद दिस, कि अगर आपको इसको भी ट्रेन करना होगा, इसको वार्म अप करना होगा, उसके बाद आप शीश बनी, तो जाते से पहले गाने में ही आवाज़ क्रैक हो गई, फर्स्ट इंप्रेशन इज लाइक कि ख़त्म हो गया आप। प्लीज। तो वो सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सभी को ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग भी अभी धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीख ही रहे हैं। आगे क्या प्लान्स हैं आपके? बैंड के थ्रू ही आपको आगे इसको आगे ले जाना है, या आप अभी तक बॉलीवुड सिंगिंग या फिल्म सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा प्लेबैक वगैरह का सोचा नहीं है, क्योंकि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो उड़न खटोला के बैनर के अंडर में काम कर रहे हैं। वी डोंट वांट दैट विजय मुकादे शुड बी गेट फेमस या आकाश राजवंशी। हम लोग इंडिविजुअली भी हम दोनों का काम करते हैं। इनके खुद के गाने भी हैं, मेरे खुद के गाने भी हैं, बट जो हम अगर लोगों को दिखेंगे सामने तो वी आर उड़न खटोला। अगर देख पा रहे होंगे आप, आई हैव एन उड़न एंड ही इज। अच्छा। ये उड़न पे है और वो खटोला है, दिखाइए एक बार आप। खटोला है, उसमें भी आपने वो बना के रखा है कुछ? हाँ, ये एक वो झूला होता है जो उड़न खटोला जिसको बोलते हैं, ये हम लोगों की आइडेंटिटी है। और हम लोग इसी पे उड़न खटोला के लिए ही जीना चाह रहे हैं हम लोग। ओके ओके, ग्रेट। आप लोग हमारे शो पर आए और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपने बताई, विजय और आकाश, और मैं डिफ़र की टीम की तरफ से, और जेन्युइनली एक पूरा एक भाव विभोर मेरा बन गया था आपसे। और ख़ासकर जब आपने प्ले शुरू किया तो वो तो इट वाज रियली अमेजिंग, क्योंकि एक ब्रेक भी है, एक मेंटल ब्रेक भी होता है म्यूज़िक से, और बहुत जल्दी कनेक्ट होता है मेरे से कोई भी इंसान, भले वो मेटालिका सुने या क्लासिकल सुने, सबका अलग अलग टेस्ट होता है हालांकि, पर वो कनेक्शन जो संगीत बिल्ड करता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो आप ने वो आज हमको पेश किया और आपके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई, और हम पूरी आशा करते हैं कि आपका करियर बहुत अच्छी तरह आगे जाए, और ख़ासकर उड़न और खटोला ये बहुत ऊंचाइयों को छुए। तो ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एंड वी आर आल्सो रियली थैंकफुल डिफर, जो इतना अच्छा काम कर रहा है आर्टिस्ट लोगों के लिए। क्योंकि एक जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे आर्टिस्ट के बीच में आप जो काम कर रहे हैं उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हर कोई काम मांगता है, पर काम कैसे मिलेगा वो चीज़ें आप
हम लोगों के लिए इजी कर रहे हैं, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए इजी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड रियली ग्रेट टू बी हियर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और काफ़ी चीज़ें हम लोगों को रिकॉल हो गई कि हम लोग क्या करके आए हैं यहाँ तक। मैं आपको वहाँ ले गया जहाँ आप रात को बाइक चला रहे थे। थैंक यू Thank you, लॉट, sir. Thank you so much. फॉर Thank you. कमिंग एंड